नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शुक्ला प्रयाग टीवी नए भारत की नई सोच से आप सबके साथ मुखातिब हूँ। दोस्तों, तारीख थी 19 मार्च 2024। 19 मार्च 2024 की तारीख बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई ने देश में आम चुनावों की घोषणा की। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव भी एक उत्सव की तरह देखे जाते हैं और मनाए जाते हैं। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अगर हम बात करें तो देश की राजनीति में मुख्यतः दो स्टेक होल्डर्स हैं। प्रथम है एनडीए और दूसरा है इंडिया अलायंस। आइए नजर डालते हैं इन दोनों पार्टियों के इतिहास में। एनडीए, जिसका पूरा नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के अलावा भी एनडीए में कई सारी क्षेत्रीय दल और कुछ राष्ट्रीय दल भी हैं। 1950 के दौर में जब देश की राजनीति पे कांग्रेस का एक छत्र राज्य था, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना कर देश को एक नए राजनीतिक अल्टरनेटिव देने की कोशिश की। फास्ट फॉरवर्ड टू 1977, जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी को हटाने का ऐलान किया तो सभी विपक्षी पार्टियां जनता पार्टी के रूप में एक मंच पर एकत्रित होती हैं और फलस्वरूप इंदिरा गांधी की 1978 के चुनावों में एक बहुत बड़ी हार होती है। फिर जनता पार्टी में ही दोहरी सदस्यता के मुद्दों पे फूट पड़ती है और एक नई पार्टी उभरती है, भारतीय जनता पार्टी, जो हम कह सकते हैं कि जनसंघ का ही एक नया रूप है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटें जीत पाई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1990 के दशक में। जैसे ही हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि राम मंदिर आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया था। राम मंदिर आंदोलन भाजपा की राजनीति के केंद्र बिंदु में था। लाल कृष्ण आडवाणी ने देश भर में रथ यात्राएं निकाली और देश के हिंदुओं को संगठित किया और उसमें एक नई चेतना का विस्तार किया। फलस्वरूप अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाते हैं और 2004 तक, हालांकि वो भले गठबंधन की ही सरकार थी, पर बीजेपी 2004 तक सुचारू रूप से सरकार चलाती है। फिर आता है 2004 का आम चुनाव और बीजेपी ने 6 महीने पहले ही चुनावों की घोषणा करवा दी थी, पर शाइनिंग इंडिया जो बीजेपी का नारा था वो फेल होता है और 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, निर्विवाद रूप से सरकार चलाते हैं। फिर तारीख आती है 2014, या हम कहें साल आता है 2014। देश ने करीबन 30 सालों से गठबंधन पॉलिटिक्स का दौर देखा था। तमाम घोटाले, तमाम स्कैम, तमाम तरह की गवर्नेंस में अनियमितताएं देखने को मिली थी। उस समय देश की जनता पूरी तरह से इस गठबंधन की राजनीति से निराश हो चुकी थी और उसी दौर में देश की राजनीति में एक नए सितारे का उदय होता है, जिसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी के नेतृत्व में भाजपा, जो 1980 में महज 2 सीटें जीती थी, 2014 में उन्होंने 282 सीटें जीती और फिर 2019 में उन्होंने 303 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत का आंकड़ा पार किया। अगर बीजेपी की जो वर्तमान समय में राजनीति देखी जाए तो वो नरेंद्र मोदी के ही इर्द गिर्द घूमती है। बीजेपी ने हिंदुत्व और मंडल पॉलिटिक्स का एक ऐसा संगम तैयार किया जिससे वो आज के राजनीतिक परिदृश्य में एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स बन गई है। बीजेपी ने बहुत सारे हिंदुत्ववादी मुद्दे तो किए ही। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जो 1980 में महज 2 सीटें जीत पाई थी, वो 2014 में 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल करती है। बीजेपी ने हिंदुत्व और मंडल पॉलिटिक्स का एक अनोखा संगम तैयार किया और प्रधानमंत्री इन सारी कवायदों के केंद्र बिंदु में है। हिंदुत्व और सोशल इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशन को बनाकर बीजेपी आज एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स बन गई है। आप बीजेपी की आइडियोलॉजी से डिसएग्री कर सकते हैं, आप उनके एक्शन से डिसएग्री कर सकते हैं, पर आप उनके भारतीय राजनीति में पकड़ को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इंडिया अलायंस की। तो इंडिया अलायंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक मुख्य पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी भी हम कह सकते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बने।
और लंबे समय तक तकरीबन 60 वर्षों तक भारतीय राजनीति को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने हिसाब से चलाया, या हम कह सकते हैं कि देश की जनता ने उनको मैंडेट दिया और उन्होंने देश पे शासन किया। लेकिन अगर हम आज के दौर में देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी महज 50 सीटों पर सीमित होकर रह गई है, और ये देश के विपक्ष के लिए भी ये है कि आज कांग्रेस पार्टी अपने दम पे लीडर ऑफ अपोजिशन भी बनाने की स्थिति में नहीं है। जीती हुई सरकार, बीजेपी की सरकार को नियमों में संशोधन करके कांग्रेस पार्टी से लीडर ऑफ अपोजिशन को दर्जा दिया जाता है, या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा दिया जाता है नियमों में परिवर्तन करके। अगर हम कांग्रेस पार्टी की वर्तमान समय में अगर पॉलिटिकल उनके डिस्कोर्स की बात करें, उनकी आइडियोलॉजी की बात करें, तो उस पर नेहरू गांधी परिवार का पूरी तरह से डोमिनेंस दिखता है। उनकी सारी गतिविधियों में, उनके सारे बयानों में सिर्फ नेहरू गांधी परिवार ही केंद्र में रहता है। अब बात करते हैं यूपी की। 80 लोकसभा सीटों वाला देश का सबसे बड़ा राज्य, सीटों के अनुसार से देश का सबसे बड़ा राज्य, और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार कौन बनाएगा, ये सारी चीजें यूपी ही डिसाइड करता है। यूपी का ही एक जिला है प्रयागराज। जी हाँ, वही प्रयागराज जहां पर त्रिवेणी संगम है, लेटे हुए हनुमान जी विश्राम करते हैं, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कही जाने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी यही है। पारंपरिक महत्ताओं से इधर भी देश की राजनीति में प्रयागराज की अपनी एक अलग जगह है। आपको पता हो, ब्रिटिश राज में प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वो यूनाइटेड प्रोविंसेस जो आज का उत्तर प्रदेश है उसकी राजधानी हुआ करती थी। देश के शुरुआत के 3 प्रधानमंत्री प्रयागराज ने ही दिए हैं। प्रधानमंत्रियों की जो हैट्रिक लगी थी वो प्रयागराज से ही लगी थी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मस्थली भी यही है। प्रयागराज, हेमवती नंदन बहुगुणा, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष पंडित मुरली मनोहर जोशी, इन सब की लोकसभा सीट भी रही है।